नमस्कार मित्रों। आज का YouTube वीडियो है करीब ये राइट टू रिकॉल के ऊपर प्रोसीजरल डिटेल की राइट टू रिकॉल की क्या प्रोसीजर होनी चाहिए और सूडो रिकॉलिस्ट की जो अंदर से राइट टू रिकॉल को तोड़ने की कोशिश करते हैं जैसे अन्ना हजारे उनके बारे में है और ब्रिटेन में अभी जो राइट टू रिकॉल का कानून पास हुआ उसके बारे में। अब मैं अपना संक्षिप्त परिचय दूं। मेरा नाम है राहुल मेहता। मैंने 1990 में IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस किया, बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद मैंने US से MS किया न्यू जर्सी स्टेट यूनिवर्सिटी, रटगर्स यूनिवर्सिटी से। 1990 में मैं इंडिया वापस आया और 1999 में मैं इंडिया वापस आया और मैं तब से राइट टू रिकॉल के कानूनों का प्रचार कर रहा हूँ। अब राइट टू रिकॉल में जब भी जैसे ही राइट टू रिकॉल की बात आती है सीधा हमें प्रोसीजर पे आ जाना चाहिए। सीधा जो सूडो रिकॉलिस्ट होते हैं और जो राइट टू रिकॉल के विरोधी होते हैं उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि भाई प्रोसीजर पे बात मत करो, बस राइट टू रिकॉल अच्छा है या बुरा है। और राइट टू रिकॉल बुरा है, इम्प्रैक्टिकल है, खर्च बहुत आएगा, इंस्टेबिलिटी बहुत आएगी, लेकिन किसी भी प्रोसीजर पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। और उनको जो 2-3 प्रोसीजर ठीक लगती है उसको वो बोल देंगे और कहेंगे कि ये प्रोसीजर ठीक नहीं है। तो पहले जब राइट टू रिकॉल की बात आती है तो मैं अपनी प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा कि मैंने जो राइट टू रिकॉल की प्रोसीजर प्रपोज की थी 1998 में और उसमें थोड़े चेंज किए 2004 में, वो प्रोसीजर क्या है। तो राइट टू रिकॉल में पहले तो जो US की प्रोसीजर है 1750 में US ने बनाई थी, उसमें था सिग्नेचर गैदरिंग। वो सिग्नेचर गैदरिंग एक वाहियात कंसेप्ट है आज के हिसाब से। सिग्नेचर गैदरिंग होना ही नहीं चाहिए। जो मैंने राइट टू रिकॉल की प्रोसीजर प्रपोज की उसमें सर से पांव तक, पहले से अंत तक कहीं भी सिग्नेचर गैदरिंग नहीं आता। और सिग्नेचर गैदरिंग काफी इनएफिशिएंट और फ्रॉड प्रोन, यानी कि इतने सारे फ्रॉड होने की संभावना है कि मैं बैठे बैठे अभी 100 लोगों की साइन कर दूं यहाँ पे, या तो और जब सिग्नेचर जाएंगे तो वेरीफाई कैसे करेगा। कलेक्टर के पास सबके पास सिग्नेचर नहीं होते और इंडिया में तो 50% लोगों को साइन करना नहीं आता। तो ये चीजें जब मैंने देखी तो मैंने तय किया कि भाई सिग्नेचर बेस्ड सिस्टम तो चलेगा नहीं, इसलिए मैंने अपीयरेंस बेस्ड सिस्टम बताया। उसके बारे में मैं भी डिस्क्राइब करूंगा कि दो फर्क क्या होता है अपीयरेंस बेस्ड सिस्टम में और सिग्नेचर बेस्ड सिस्टम में। और ये सारी डिटेल में मैंने जानकारी मेरी प्रत्यक्ष तो अन्ना से बात नहीं हुई, अन्ना जी से बात नहीं हुई, पर उनके काफी कार्यकर्ताओं से बात हुई। उनको भी मैंने कन्विंस किया कि हाँ सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, अपीयरेंस होना चाहिए। उनको ये बात ठीक लगी। और जहाँ तक वो कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा कि हमने अन्ना और उनके साथियों से बात की और वो भी जब डिस्कशन था तब तो कन्विंस हो गए कि हाँ सिग्नेचर नहीं होना चाहिए और अपीयरेंस होना चाहिए। लेकिन आज भी उनका जो वेबसाइट है उस पे उन्होंने अपीयरेंस बेस्ड रिकॉल के सिग्नेचर बेस्ड रिकॉल की बात की है, जो कि टोटल बकवास है। दूसरा रिकॉल में होता है पॉजिटिव रिकॉल और नेगेटिव रिकॉल। पॉजिटिव रिकॉल यानी कि जब मतदाता बोलता है कि मुझे ये आदमी नहीं चाहिए तब वो बताता है कि मुझे कौन से आदमी चाहिए और बताने की वहां पे प्रोसीजर होती है, बताने की उसको पावर होता है। और नेगेटिव रिकॉल में सिर्फ नेगेटिव होता है कि भाई ये आदमी मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ठीक है, पर कौन चाहिए तो वो बताने की उसके कोई प्रोसीजर नहीं होती। तो नेगेटिव रिकॉल है वो भी खराब है। मेरा जो रिकॉल प्रोसीजर है वो पॉजिटिव रिकॉल है। तो ये दो बात आप ध्यान में रखना, एक तो रिकॉल पॉजिटिव होना चाहिए न कि नेगेटिव रिकॉल, दूसरा अपीयरेंस बेस्ड होना चाहिए न कि सिग्नेचर बेस्ड। और अंत में कुछ लोग होते हैं कि जो राइट टू रिकॉल की बात करेंगे लेकिन कभी ड्राफ्ट नहीं देंगे। वहां पे जैसे अन्ना हजारे ने भी राइट टू रिकॉल MP, राइट टू रिकॉल MLA की बात की, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई ड्राफ्ट नहीं दिया। नीतीश कुमार वगैरह, लालू यादव, ये तो 1970 से, जयप्रकाश नारायण के जमाने से 1970 से वो लोग राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं। आज तक उन्होंने कभी ड्राफ्ट नहीं दिया। सोमनाथ चटर्जी वो भी पिछले 25-30 साल से साल में कम से कम 5-6 बार राइट टू रिकॉल की सिफारिश करेंगे, लेकिन उन्होंने कभी राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट पार्लियामेंट में नहीं रखा। वो 25 साल MP रहे, उन्होंने कभी पार्लियामेंट में राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट नहीं रखा। 5 साल स्पीकर थे, तब वो खुद ड्राफ्ट नहीं रख सकते थे, तो अपने किसी साथी MP को बोल सकते थे कि भाई तू राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट रख, लेकिन उन्होंने कभी राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट नहीं रखा।
हिंदुस्तान में कुछ 1300 पार्टियां हैं, उनमें से कुछ 200 पार्टियां राइट टू रिकॉल के समर्थक हैं, लेकिन इन 200 पार्टियों में से एक भी पार्टी ने राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट नहीं रखा। 2009 में मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, अकेला इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था जिसने राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट प्रपोज किया था। तो ये जो बिना ड्राफ्ट के राइट टू रिकॉल वाले होते हैं, यही कहते हैं कि बस पहले राइट टू रिकॉल पे आम सहमति हो, आम सहमति होने के बाद हम ड्राफ्ट देंगे, जब तक आम सहमति नहीं होगी तब तक हम ड्राफ्ट का विरोध करेंगे। और इससे जो राइट टू रिकॉल के विरोधी है उनको फायदा मिल जाता है कि भाई इन लोगों के पास तो ड्राफ्ट ही नहीं है, हम किस पे स्वीकृति दें, जब ड्राफ्ट ही नहीं है इनके पास तो हम क्या स्वीकृति दें और क्या अस्वीकृति दें। तो ये जो ड्राफ्ट को पोस्टपोन करने की बात कि इस जमाने में सिर्फ राइट टू रिकॉल की बात करो, ड्राफ्ट आएगा अगले जन्म में, ये नागरिकों को बेवकूफ बनाने की बातें हैं। तो जो ड्राफ्टलेट रिकॉलिस्ट है, जो ड्राफ्ट, वो सूडो रिकॉलिस्ट है। जो ड्राफ्ट के बिना राइट टू रिकॉल की बात करते हैं वो सूडो रिकॉलिस्ट है। वो राइट टू रिकॉल, वो रिकॉल में मानने का दावा करते हैं, दिखावा करते हैं, पर वो अंदर से राइट टू रिकॉल मूवमेंट को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए वो जानबूझ के ड्राफ्ट की बात नहीं करते। और अंत में बात आती है पोजीशन की कि भाई राइट टू रिकॉल क्या। वो बार बार बोलेंगे कि हमें राइट टू रिकॉल, हम राइट टू रिकॉल को सपोर्ट करते हैं, हम राइट टू रिकॉल को सपोर्ट करते हैं। फिर पूछेंगे भी राइट टू रिकॉल किस पे चाहिए, कॉर्पोरेटर जैसे चिल्लर पे चाहिए, या फिर राइट टू रिकॉल लोकपाल, राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज। तो मेरी जब भी बातचीत हुई कि राइट टू रिकॉल लोकपाल होना चाहिए, तब वो बोलेंगे कि हम राइट टू रिकॉल के समर्थक है। भाई मैंने कहा राइट टू रिकॉल के समर्थक है तो ये 40 पेज का जो जन लोकपाल का कानून है उसमें तो कहीं राइट टू रिकॉल का, लोकपाल का क्लॉज नहीं है, जो था वो तो फाड़ के फेंक दिया। अक्टूबर 2010 में, ये काफी पुरानी बात है, अक्टूबर 2010 में जो लोकपाल का ड्राफ्ट था, तब जन लोकपाल शब्द नहीं आया था, हम एक्टिविस्ट इंटरनेट पे काम करते थे, एक दूसरे से इनफॉर्मल ड्राफ्ट शेयरिंग करते थे। तो अगस्त 2010 में मुझे एक बॉम्बे के कार्यकर्ता ने, लोक स्वराज मूवमेंट, उन्होंने मुझे लोकपाल का ड्राफ्ट दिखाया। तो मैंने उनको बोला कि भाई ड्राफ्ट तो ठीक है, लेकिन लोकपाल यदि वॉलमार्ट का एजेंट बन गया या किसी मल्टीनेशनल कंपनी का एजेंट बन गया तो इसमें तो फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। तो उसने बोला कि भाई ये समस्या तो हमें भी चिंतित कर रही है कि लोकपाल यदि भ्रष्ट हो गया या किसी मल्टीनेशनल कंपनी का एजेंट हो गया या किसी मिशनरी का एजेंट हो गया, तो जितने थोड़े बहुत मंदिर बचे हैं वो भी सारे मिशनरियों के हाथ में चले जाएंगे। तो मैंने उसे राइट टू रिकॉल लोकपाल के बारे में बताया कि भाई अमेरिका की पब्लिक इस तरह से अपने अधिकारियों को कंट्रोल में रखती है। राइट टू रिकॉल हाईकोर्ट जज है, वहां पे राइट टू रिकॉल गवर्नर है। तो उनको ये ड्राफ्ट पसंद आया। अधिकतर कार्यकर्ताओं ने लोकपाल के ड्राफ्ट में राइट टू रिकॉल लोकपाल का जो मेरे 2 पेज थे वो उन्होंने ऐड करके उसको सर्कुलेट करने शुरू किया। फिर किसी ने मुझे नवंबर 2010 में बताया कि भाई अन्ना जी ने लोकपाल मूवमेंट को समर्थन देने की बात की है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, राइट टू रिकॉल लोकपाल इस तरह से पूरे देश में आ जाएगा। और जब दिसंबर 2010 में मैंने जन लोकपाल का ड्राफ्ट देखा तो राइट टू रिकॉल लोकपाल के पन्ने गायब थे। और वो तो फिर लंबी बात है। मैंने बोला कि भाई ये राइट टू रिकॉल लोकपाल होना चाहिए, और जब भी बात होती थी तब ये होती कि हम राइट टू रिकॉल को समर्थन करते हैं। भाई राइट टू रिकॉल को समर्थन करते हो तो राइट टू रिकॉल लोकपाल के पेज क्यों नहीं है? तो उसका बस वो कि हम राइट टू रिकॉल में मानते हैं, हम राइट टू रिकॉल में मानते हैं, पर पीछे पोजीशन का नाम नहीं देंगे कि हम राइट टू रिकॉल कॉर्पोरेटर में मानते हैं। तो जो राइट टू रिकॉल कॉर्पोरेटर और राइट टू रिकॉल मेयर और राइट टू रिकॉल सरपंच की बात है वो इस तरह की है कि नाम अन्ना हजारे दे रहे 4 आने। वो मैं आपको बोलूं बनाना स्प्लिट आइसक्रीम की, आइसक्रीम होगा, केला होगा, ये क्रीम होगी, और एंड में मैं आपको बनाना का केले का छिलका दूं, तो वो राइट टू रिकॉल कॉर्पोरेटर वो केले का छिलका है, वो कोई बनाना स्प्लिट आइसक्रीम या केला नहीं, वो सिर्फ केले का छिलका है। तो जो राइट टू रिकॉल कॉर्पोरेटर की बात करते हैं, मैं कहूंगा आप उन्हें चुड़िया पहनाइए कि भाई क्यों राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज कहने की हिम्मत नहीं थी तेरे में, तो मुंह बंद रखना था, क्यों फिजूल में टाइम बिगाड़ रहा है। राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर कहने की हिम्मत नहीं है तेरे में, तो मुंह बंद रख, क्यों भाई लोगों का टाइम बिगाड़ रहा है राइट टू रिकॉल कॉर्पोरेटर और राइट टू रिकॉल सरपंच की बात करके। राइट टू रिकॉल कॉर्पोरेटर सरपंच होना चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ राइट टू रिकॉल पीएम, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज। राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज, राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल लोकपाल की ज्यादा जरूरत है देश को। तो अब मैं प्रोसीजरल पार्ट पे आऊंगा कि राइट टू रिकॉल की प्रोसीजर का क्या क्या इसमें प्रोसीजरल पार्ट आता है। कि मैंने जो राइट टू रिकॉल प्रोसीजर प्रपोज की है, मैं क्लॉज बाय क्लॉज आपको रीड करता हूं। मेरी ये जो किताब है rahulmehta.com/301.htm, मैं फिर से बोलता हूं rahulmehta.com/301.htm 301.htm। इसके सेक्शन 6.6 में मैंने राइट टू रिकॉल पीएम प्रधानमंत्री उसका ड्राफ्ट दिया, और चैप्टर 40 में
40वें चैप्टर में मैंने राइट टू रिकॉल एमपी, मैं दोनों प्रोसीजर बताऊंगा। राइट टू रिकॉल पीएम में है कि जो व्यक्ति पीएम बनना चाहता है, पहले तो हमारे पास पीएम है, एमपी का चुनाव हुआ, एमपी ने पीएम को चुन लिया, जो जैसे अभी चल रहा है वैसे चले। उसके बाद जो आदमी पीएम बनना चाहता है वो अपना नाम दर्ज करा दे, 10, 15, 20 हजार, 50 हजार की डिपॉजिट देके। नाम दर्ज कराने में तो कोई नुकसान नहीं है, 1000 लोग पीएम बनना चाहता है, मैं कोई 10,000 लोग पीएम बनना चाहते हैं, अपना नाम दर्ज करा दे। उसके बाद उसके बाद नागरिक को ये पावर है, नागरिक के पास ये पावर और प्रोसीजर है। क्लॉज 3 में पढ़ता हूं कि कोई भी नागरिक पटवारी की कचहरी में जाके 3 रुपया फी देकर वो जिन 5 व्यक्तियों को पसंद करता है उसके नाम वो पटवारी को दे सकता है। पटवारी नागरिक का वोटर कार्ड लेगा, वो 3 आदमियों के नाम लेगा, कंप्यूटर में एंटर करेगा, 3 रुपया फी लेगा, नागरिक को रिसीट देगा और नागरिक ने जिन लोगों के नाम पे स्वीकृति दी है उसके नाम सीएम पीएम के वेबसाइट पे आएंगे और नागरिक को एक एसएमएस मिलेगा कि भाई आपने इन लोगों को स्वीकृति दी है। जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक एसएमएस आता है, या तो आपके बैंक में जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो आपको एसएमएस आता है, ऐसे एसएमएस फीडबैक आएगा। अब यदि वो नागरिक के पास बीपीएल कार्ड है तो उसे 1 रुपया ही फी देनी पड़ेगी। और मैं आगे जाके बताऊंगा कि ये जो 3 रुपया और 1 रुपया का खर्चा है वो कैसे 5 पैसा हो जाता है जब ये पूरी सिस्टम एटीएम और एसएमएस पे आएगी। एटीएम पे आएगी यानी कि आप एटीएम के द्वारा रजिस्टर करा पाएंगे कि भाई आपको किन किन लोगों को स्वीकृति देनी है, या तो एसएमएस भेज के रजिस्टर करा पाएंगे। अब आप कहोगे कि भाई एटीएम और एसएमएस में सिक्योरिटी का क्या होगा? भाई सिक्योरिटी नहीं होती तो लोग इतने बड़े पैमाने पे एटीएम और मोबाइल का उपयोग नहीं करते। आजकल मोबाइल पे लोग शेयर खरीदते हैं, टिकट खरीदते हैं, तो मोबाइल भी इतना ही सिक्योर है जितना पर्सनल अपीयरेंस। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रहे कि कहीं सिग्नेचर नहीं देना है। देखो ये मेरी प्रोसीजर और ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने जो प्रोसीजर पास की और अन्ना जो जिस प्रोसीजर की सिफारिश कर रहे हैं उसमें बड़ा फर्क है। अन्ना कहते हैं कि आदमी की सिग्नेचर लेके आओ, मतलब कि यदि एक वार्ड में यदि 50,000 कॉर्पोरेटर है और 50,000 नागरिक है और कॉर्पोरेटर को निकालना है तो 17,000 सिग्नेचर लेके आओ। या तो उसमें 15 लाख मतदाता है, कोई लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसी है और एमपी को निकालना है तो 5 लाख सिग्नेचर लेके आओ। मेरे में कहीं सिग्नेचर नहीं लाना है। व्यक्ति को खुद पटवारी की कचहरी में जाना है, 5 व्यक्तियों को पॉजिटिव रिकॉल, यानी कि वो जो चालू एमपी है उसे नहीं चाहता तो वो किसको पीएम बनाना चाहता है, वो किसी 5 व्यक्तियों की स्वीकृति दे, अधिक से अधिक 5, 1 या 2 या 3 की भी दे सकता है, और उसे एसएमएस फीडबैक मिलेगा कि धन्यवाद आपने इन लोगों को स्वीकृति दी है। दूसरा, जो अपीयरेंस बेस्ड प्रोसीजर का फायदा क्या है कि इसमें आदमी कभी भी अपनी स्वीकृति बदल सकता है, जो कि सिग्नेचर में नहीं मिलेगा। मान लो मैंने साइन कर दिया कि मैं इस आदमी को स्वीकृति देता हूं या मैं इस आदमी के खिलाफ हूं, दूसरे दिन मुझे अपनी सिग्नेचर कैंसिल करनी है तो मैं कैसे करूंगा? अब इसमें फ्रॉड होने के चांस क्यों कम है अपीयरेंस में कि सिग्नेचर तो मैं यहां बैठे बैठे 1000 लोगों की कर सकता हूं। ये वोटर लिस्ट लिया और उसमें से नाम ले लेके मैंने 10,000 लोगों के सिग्नेचर कर दिया। कलेक्टर का बेचारा कंपेयर करता फिरेगा कि सिग्नेचर ठीक है या गलत है। जबकि अपीयरेंस में क्या होगा कि यदि मैं 1000 लोगों के नाम से मैं राइट टू रिकॉल के लिए पटवारी की कचहरी में जाके फीडबैक देता हूं कि भाई मैं इसको स्वीकृत करता हूं, इसको स्वीकृत करता हूं। मान लो कि तलाट पटवारी करप्ट है तो भी वो जब 1000 लोगों को जब एसएमएस जाएगा या 10 लोगों को भी एसएमएस जाएगा तो उनमें से 2 लोग 5 लोग तो पुलिस कंप्लेंट करेंगे। फिर मेरे जो प्रोसीजर प्रपोज किए जिसमें कि आदमी पटवारी की कचहरी जाता है, उसमें पटवारी की कंप्यूटर पे एक वेबकैम कैमरा है जिसपे उसका फोटो आ जाएगा, फिंगरप्रिंट आ जाएगा। जैसे आज के दिन में ही, ये कोई मैं 22वीं शताब्दी की बात नहीं कर रहा टेक्नोलॉजी में, आज की बात ही कर रहा हूं। आज आप किसी भी तहसीलदार की कचहरी में, सब रजिस्ट्रार की कचहरी में फ्लैट या जमीन के कागजात रजिस्टर कराने जाओगे तो वहां आपके फोटो लेते हैं, वहां आपका फिंगरप्रिंट लेते हैं। अधिकतर जगह पे आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास एफिडेविट कराने जाओगे तो वो आपके फोटोग्राफ लेंगे, आपका फिंगरप्रिंट वहां नहीं लेते, लेकिन फोटोग्राफ चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन फोटोग्राफ तो लेते हैं।
तो यहां पे जो अपीयरेंस बेस्ड राइट टू रिकॉल प्रोसीजर है, उसमें ये जो आदमी आता है उसका फोटो ले लिया जाता है, फिंगरप्रिंट ले लिया जाता है, उसको एसएमएस फीडबैक मिलता है, इससे ये सिस्टम सिक्योर हो जाता है, बैंक से ज्यादा सिक्योर हो जाता है। जबकि सिग्नेचर बेस्ड सिस्टम है, उसमें रत्ती भर की सिक्योरिटी नहीं है, बेहताशा फ्रॉड होने के चांस है, उसके बावजूद भी अन्ना कहते हैं कि हमें सिग्नेचर बेस्ड रिकॉल चाहिए, हमें ये अपीयरेंस बेस्ड रिकॉल प्रोसीजर नहीं चाहिए। तो आगे की बात आप अन्ना से ही कर लीजिए कि अन्ना क्यों सिग्नेचर पे इतना भार दे रहे हैं, 50 बार उनको बताने के बावजूद भी कि भाई सिग्नेचर का आग्रह छोड़िए और अपीयरेंस बेस्ड प्रोसीजर को मान्यता दीजिए। मैं अपनी प्रोसीजर के अब आगे बताता हूं कि तीसरा क्लॉज मैंने बताया कि कोई भी आदमी पटवारी की कचहरी में जाके स्वीकृति दे सकता है अधिक से अधिक 5 नामों की। उसके बाद का क्लॉज है कि किसी भी दिन जाके वो अपनी स्वीकृति कैंसिल कर सकता है। यह बहुत जरूरी है स्वीकृति कैंसिल होना, क्यों? क्योंकि इससे वोट खरीदना फिरौती बंद हो जाएगी। कैसे बंद हो जाएगी? कि मान लो सिग्नेचर बेस्ड सिस्टम में मैंने आपको बोला कि भाई यहां साइन करो, मैं आपको 100 रुपया दूंगा। हो सकता है करोड़ लोग, 2 करोड़, पूरे हिंदुस्तान में 75 करोड़ वोटर है, मुझे नहीं पता कितने लोग करेंगे, पर मान के चलिए कि चलो 20-25 करोड़ लोग इस तरह से साइन कर देते हैं। लेकिन अपीयरेंस बेस्ड सिस्टम में क्या है कि आदमी किसी भी दिन जाके सिग्नेचर अपना अप्रूवल कैंसिल कर सकता है। तो मैं किसी को कहता हूं कि भाई मुझे अप्रूव करो, मैं आपको 100 रुपया दूंगा, चलो उसने 100 रुपया ले लिया, अप्रूव कर दिया, वेबसाइट पे आ गया कि उस आदमी ने राहुल मेहता को अप्रूव किया, दूसरे दिन जाके उसने अप्रूवल कैंसिल कर दिया। तो क्या मैं रोज रोज उसे 100 रुपया दूंगा? और क्या मैं उसे झगड़ने जाऊंगा? चलो मैं झगड़ने जाऊंगा तो मैं क्या देश में 25 करोड़ लोगों से झगड़ने जाऊंगा? या मैं कोई एमपी हूं तो 15 लाख वोटर है, तो 15 लाख में से 1 लाख 2 लाख ने अप्रूवल दिया, उनमें से 50,000 1 लाख ने वापस कैंसिल कर दिया अपने अप्रूवल, तो मैं क्या 50,000 लोगों से झगड़ने जाऊंगा? तो ये अप्रूवल कैंसिल करने की जो सिस्टम मैंने रखी है, वो जहां तक मेरा ख्याल है अन्ना जी के राइट टू रिकॉल के ड्राफ्ट में नहीं है। पहले तो अन्ना जी कोई राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट ही नहीं दे रहे, घूम फिर के मुझे उनके एक वेबसाइट से ड्राफ्ट मिला, तो उसमें सिग्नेचर बेस्ड सिस्टम है, सिग्नेचर को कैंसिल करने का कोई प्रोसीजर नहीं रखा उन्होंने। अब राइट टू रिकॉल पीएम कब होगा? कि जब एक व्यक्ति को 25 करोड़ लोगों की स्वीकृति मिलेगी। पूरे भारत में 75 करोड़ वोटर है, भारत की आबादी 120 करोड़, उनमें से वोटर यानी 18 साल से ऊपर के जो है उनकी आबादी है करीब 75 करोड़, तो 1/3 यानी 25 करोड़ व्यक्ति जब एक व्यक्ति को स्वीकृति देंगे तब वो पीएम बनेगा। अब जो थोड़े बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं कि एक आदमी को 25 करोड़ स्वीकृति मिली, दूसरे को 26 करोड़, तो जाहिर है जैसे 26 करोड़ मिली। अब एक और क्वेश्चन आता है कि भाई एक आदमी को 26 करोड़ स्वीकृति मिली थी, दूसरे दिन किसी को 26 करोड़ है, तीसरे दिन किसी को 26 करोड़ है, तो क्या रोज रोज पीएम बदलेंगे? क्योंकि 2-4 की गिनती तो इधर उधर हो सकती है रोज के हिसाब से। तो उसमें मैंने रखा है कि एक बार आदमी पीएम बन जाता है तो दूसरा आदमी तभी पीएम बनेगा जब उसके पास कम से कम 10% ज्यादा स्वीकृति हो। मैं राउंड नंबर बोलता हूं, जब उसके पास कम से कम 1 करोड़ ज्यादा स्वीकृति हो। यानी कि मान लो कोई भी एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि मोदी साहब है या नीतीश कुमार साहब है या कोई भी व्यक्ति 25 करोड़ की स्वीकृति से पीएम बन जाते हैं, तो उसके बाद दूसरे किसी व्यक्ति के पास 25 करोड़ 10 लाख की स्वीकृति है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब दोनों में अंतर कम से कम 1 करोड़ का होगा, थ्रेशोल्ड या स्टेबिलिटी या बफर कुछ भी बोल दो, तब राइट टू पीएम प्रोसीजर है उसके द्वारा पीएम बदला जाएगा। अब जो सारे सवाल आते हैं कि क्या इसमें वोट की खरीद फिरोख्त हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, कि एक आदमी को पीएम बनना हो तो उसे 25 करोड़ लोगों का किससे स्वीकृति लेनी पड़ेगी। मान लो उसने 25 करोड़ लोगों को 100 रुपया दिया, तो उनमें से 5 करोड़ आज, 5 करोड़ कल, 5 करोड़ परसों उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो यह प्रश्न आता है कि क्या वो लोग उस व्यक्ति को पीएम देखना चाहते हैं? यदि देखना चाहते हैं तो फिर उनको पीएम चाहिए था, उस आदमी को पीएम बनाना चाहते थे। यदि नहीं देखना चाहते तो स्वीकृति दी, 100 रुपया लिया, दूसरे दिन स्वीकृति कैंसिल कर देंगे। तो क्या कोई आदमी रोज रोज 100 रुपया दे सकता है? और ये जो सिस्टम मैंने प्रपोज किया है कि एसएमएस पे भी आ सकता है, कि आप स्वीकृति एसएमएस पे दे पाओगे या एटीएम पे दे पाओगे, तो मैं कोई आदमी है वो 100 रुपया ले लेगा, एसएमएस करके स्वीकृति दे देगा, 5 मिनट बाद वो एसएमएस भेज के स्वीकृति कैंसिल कर देगा। तो क्या हर 5-5 मिनट में कोई 100 रुपया देगा? इतना पैसा तो किसी के पास नहीं है। यानी ये जो प्रोसीजर है इट इज इम्यून टू वोटर बायआउट, इसमें वोटर बायआउट की कोई संभावना नहीं है। आदमी का पैसा खत्म हो जाएगा, उसे 25 करोड़ तो क्या 25 लाख वोट भी नहीं मिलेंगे और उसका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। दूसरा, इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी में जहां तक राइट टू रिकॉल का सवाल है, अडवाणी ने कहा कि इससे इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा इससे इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि एक जमाने में
उन्होंने कुरैशी ने कहा इससे इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, लिंगदो भूतपूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। ये सारे वाहियात और झूठे क्लेम है। इतने सारे देशों में राइट टू रिकॉल है, कहीं इंस्टेबिलिटी नहीं है। और यहां मेरी प्रोसीजर में तो इंस्टेबिलिटी की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि रोज रोज क्या 1 करोड़ लोग अपने प्रेफरेंस बदलेंगे? एक आदमी को 25 करोड़ लोगों ने प्रेफरेंस दिया है, तो क्या दूसरे दिन 1 करोड़ लोग जाके उसको कैंसिल कर देंगे? और यदि किसी और आदमी को 26 करोड़ प्रेफरेंस देने थे तो उन लोगों ने दे दिए होते। ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी को 25 करोड़ मिले और रातों रात दूसरे आदमी को 26 करोड़ मिल जाएंगे, दूसरे दिन किसी और को 27 करोड़ मिल जाएंगे। इस तरह से एक आम नागरिक अपनी राय बार बार नहीं बदलता। वोटिंग का ट्रेंड देखिए, होता है कि एक पार्टी हारती है, दूसरी हार जीतती है, पर आप परसेंटेज वोट देखिए। परसेंटेज वोट देखोगे तो जिस पार्टी को 25% वोट मिले थे, नेक्स्ट इलेक्शन में उस पार्टी को 23 और 26% के बीच में वोट मिलते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग अपने प्रेफरेंस बदलते नहीं है। 5 साल में भी एक बार नहीं बदलते, तो रोज रोज थोड़ा बदलेंगे। तो इंस्टेबिलिटी की बात गलत है। यह बात मैं मानूंगा कि जो 10% सिग्नेचर वाली बात है वो गलत है। एक राइट टू रिकॉल प्रोसीजर जो ब्रिटेन में आई है वो ठीक नहीं है। उसमें है कि आप 10% सिग्नेचर ले आइए, उसका रिकॉल प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, वो गलत है। मेरे में पॉजिटिव रिकॉल है। मैं फिर से एक बात पे ध्यान देना चाहूंगा कि नेगेटिव रिकॉल बकवास प्रोसीजर है, पॉजिटिव रिकॉल होना चाहिए। मैंने जो प्रोसीजर किया उसमें जब व्यक्ति पटवारी की कचहरी में जाता है तो ये नहीं कहता कि मुझे चालू एमपी नहीं चाहिए, चालू पीएम नहीं चाहिए। वो तो आ गया, वो पटवारी की कचहरी में गया, पर वो साथ में कहता है कि उसे कौन चाहिए। जो ऑल्टरनेटिव है, जैसे कि आज मैं कहूं कि मुझे मनमोहन सिंह नहीं चाहिए, तो मैं इस प्रोसीजर के मुताबिक पटवारी की कचहरी में जाऊंगा तो हो गया कि मनमोहन सिंह मुझे नहीं चाहिए। पर मैं साथ में कहूंगा कि मुझे कौन चाहिए, कोई भी हो सकता है। मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, इसको मुद्दा मत बनाइएगा कि मैं वहां जाके कह सकता हूं कि भाई मैं चाहता हूं कि मोदी साहब पीएम बने या नीतीश साहब पीएम बने या मायावती जी पीएम बने। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो इस तरह से मतदार जब है वो पॉजिटिव अप्रूवल दे रहा है, और जब पॉजिटिव अप्रूवल की गिनती 25 करोड़ की होगी तब सिस्टम में चेंज आएगा। तो पॉजिटिव रिकॉल में इंस्टेबिलिटी की कोई गुंजाइश नहीं रहती, ना वैक्यूम क्रिएट होता है, ना केओस क्रिएट होता है। एक ऑल्टरनेटिव को आप अप्रूव कर रहे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि राइट टू रिकॉल आने से अधिकारियों की, नेताओं की, न्यायाधीश की, क्योंकि मैंने तो राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज भी रखा है, उनकी बिहेवियर सुधर जाती है। जो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आजकल जमीन से 60 फुट या 70 फुट ऊपर चलते हैं, पांव जमीन उनके जमीन पे पांव नहीं पड़ते उनके, वो जैसे ही राइट टू रिकॉल आएगा वो 7 इंच पे आ जाएंगे और 1-2 दिन में उनको, 1 आध हफ्ते में उनको सबको जमीन पे चलने की आदत हो जाएगी। वो खुद सामने से कहेंगे कि हमें बंगला नहीं चाहिए, 4 बेडरूम का फ्लैट दे दो, बहुत हो गया। ये जितने भी मिनिस्टर है, आप राष्ट्रपति देख रहे हो ना, इतना बड़ा पता नहीं 20,000 करोड़ का प्लॉट है या 50,000 करोड़ का प्लॉट है, इतने अकेले प्लॉट में पूरा कब्जा करके बैठे हैं। राइट टू रिकॉल प्रेसिडेंट आने दो, प्रेसिडेंट खुद कहेगा कि भाई मुझे 2-4 एकड़ का बंगला दे दो, इतना बड़ा प्लॉट मुझे नहीं चाहिए। जैसे ही राइट टू रिकॉल आता है, ये सब लोग जमीन पे चलना शुरू कर देते हैं। वो उनकी बिहेवियर सुधर जाती है, उनका दिमाग ठिकाने आ जाता है, उनके दिमाग में से और आंखों में से चर्बी निकल जाती है। इसलिए राइट टू रिकॉल की जरूरत कम आती है। जिन जिन देशों में राइट टू रिकॉल गवर्नर है, राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर है, जैसे अमेरिका में राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर है, तो वहां पुलिस कमिश्नर इतने भ्रष्ट होने की हिम्मत ही नहीं करते कि उनके रिकॉल की जरूरत पड़े। अमेरिका में राइट टू रिकॉल गवर्नर है। अब तक में अमेरिका में यूं समझे 700-800 गवर्नर आए होंगे। कितने रिकॉल हुए? सिर्फ 2। क्यों? क्योंकि गवर्नर, हर एक गवर्नर को पता है कि उसके सर पे एक लटकती तलवार है, 24 घंटे 12 महीना, किसी भी दिन गिर सकती है, तो वो स्ट्रेट लाइन में चलता है, ज्यादा बदमाशी नहीं करता, तो रिकॉल की जरूरत नहीं आती। यही राइट टू रिकॉल की सबसे बड़ी अच्छाई है कि ये एक ऐसा दंड का प्रावधान है कि जिसका उपयोग करने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। भाई सजा हो तो ऐसी हो कि उपयोग करने की जरूरत कम पड़े, ऐसा भी सजा का क्या कि बार बार उपयोग करना पड़े। इसलिए जब राइट टू रिकॉल लोकपाल होगा, राइट टू रिकॉल प्रधानमंत्री, राइट टू रिकॉल सीएम, राइट टू रिकॉल रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर, मैंने राइट टू रिकॉल प्रपोज किया है सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर कलेक्टर तक, करीब 25,000 पोजीशन पूरे इंडिया में, कुछ 250 पोजीशन, और अधिकारियों की गिनती करें तो पूरे इंडिया में कुछ 22-25 हजार होगी। और ये जैसे ही राइट टू रिकॉल आएगा 24 घंटे में आधे लोग सुधर जाएंगे, और जब 2 लोग या 3 लोग या मुश्किल से 5 लोगों की नौकरी जाएगी, बाकी आधे सुधर जाएंगे। इसलिए राइट टू रिकॉल से इंस्टेबिलिटी नहीं आ सकती, क्योंकि व्यक्ति के बिहेवियर में परिवर्तन हो जाएगा, वो सुधर जाएगा, वो हर एक व्यक्ति से न्यायपूर्वक व्यवहार रखेगा, और इसलिए बदलने की जरूरत लोग महसूस ही नहीं करेंगे। तो ये मैंने कहा कि राइट टू रिकॉल से इंस्टेबिलिटी नहीं आती,
अब मैं फिर से थोड़ा सा पुनरावर्तन कर दूंगा मैंने जो कहा उसके बारे में। एक तो राइट टू रिकॉल की जो बात करे तो उसी वक्त उस आदमी से पूछो कि भाई पहले तू ड्राफ्ट टेबल पे रख। यदि वो बिना ड्राफ्ट राइट टू रिकॉल की बात कर रहा है तो वो समझो टाइम वेस्ट कर रहा है। वो राइट टू रिकॉल का विरोधी हो या समर्थक हो, दोनों से ड्राफ्ट मांगिए। यदि वो समर्थक है लेकिन ड्राफ्ट नहीं दे रहा तो वो सूडो रिकॉलिस्ट है। जैसे अन्ना हजारे राइट टू रिकॉल एमपी की बात कर रहे हैं लेकिन राइट टू रिकॉल एमपी का ड्राफ्ट उन्होंने अभी तक नहीं दिया। फरवरी 8 2011 को उन्होंने राइट टू रिकॉल की बात कही थी पूरे टेलीविजन में, सबके सामने उन्होंने राइट टू रिकॉल लोकपाल के बारे में बात कही थी। आज तक उन्होंने राइट टू रिकॉल लोकपाल का ड्राफ्ट नहीं दिया कि पब्लिक लोकपाल को निकाल सके। और राइट टू रिकॉल एमपी एमएलए का भी ड्राफ्ट नहीं दिया। अगस्त 28, मुझे तारीख भी ठीक से याद है, अगस्त 28 को जब मीटिंग हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब उन्होंने कहा था कि अब हमारा अगला काम होगा राइट टू रिकॉल, अगला यानी अगले जन्म में, तो अगला राइट टू रिकॉल। और तब बाद में उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री को कागज लिखेंगे कि राइट टू रिकॉल पे अपनी प्रतिक्रिया बताओ। भाई क्या कागज लिखना था? प्रधानमंत्री को क्या कागज लिखना है तुम्हें राइट टू रिकॉल के बारे में? कांग्रेस ने पिछले 85 सालों से राइट टू रिकॉल का विरोध किया है। 85 साल में कैसे कह रहा हूं कि राइट टू रिकॉल की बात सबसे पहले भारत में भगत सिंह के गुरु सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1925 में एक डॉक्यूमेंट निकाला था जिसका था मैनिफेस्टो ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। 1925 में उन्होंने लिखा था कि हम जिस गणतंत्र की स्थापना करेंगे उसमें राइट टू रिकॉल होगा। मैं उनके एग्जैक्ट शब्द बता रहा हूं कि हम जिस गणतंत्र की स्थापना करेंगे उसमें राइट टू रिकॉल होगा, क्योंकि बिना राइट टू रिकॉल लोकतंत्र और चुनाव एक मजाक होता है। यह उन्होंने 1925 में कहा था। जाहिर है जब उन्होंने ये बात कही थी तो उन्होंने कांग्रेस के उस समय के जो नेता थे, नेहरू है, गांधी है, उनसे बातचीत की होगी। क्या एक भी कांग्रेस के नेता ने 1925 से लेकर 1950 या बाद में कभी भी राइट टू रिकॉल को समर्थन दिया? नहीं दिया। और पीएम को लेटर क्या लिखना था? 28 अगस्त के एक दो दिन पहले या बाद में ही पीएम का स्टेटमेंट आ गया था कि राइट टू रिकॉल बकवास है। उसके बाद प्रणब मुखर्जी ने भी बोल दिया कि राइट टू रिकॉल से इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, तो भी जबरदस्ती वो लेटर लिख रहे हैं। अब पता नहीं पीएम ने क्या लेटर रिप्लाई दिया, क्या नहीं दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने, अन्ना ने राइट टू रिकॉल का कोई ऑल्टरनेटिव ड्राफ्ट नहीं दिया और शायद अगले जन्म में दे देंगे। तो बिना ड्राफ्ट के राइट टू रिकॉल वालों का विरोध करो। उसके बाद वो प्रोसीजर सामने रखे तो पहले देखो कि सिग्नेचर है या अपीयरेंस। यदि सिग्नेचर है तो उसके सामने प्रोसीजर फाड़ के फेंक दो। ये एकदम, आज से मान लो किसी को अपीयरेंस बेस्ड प्रोसीजर का पता नहीं है और वो आदमी सिग्नेचर बोलता है तो मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दूं कि भाई उस आदमी को पता नहीं है कि एक अच्छा तरीका है। पर जिस आदमी को 50 बार बताया गया हो, 500 बार बताया गया हो, जैसे कि अडवाणी जी से मेरी प्रत्यक्ष बातचीत नहीं हुई, पर मैं अहमदाबाद में चुनाव लड़ा था 2009 में, तो उनके काफी कार्यकर्ता आए थे। उन्होंने बोला कि भाई बताओ ये क्या राइट टू रिकॉल वगैरह है, क्योंकि लोग कार्यकर्ता तो कमिटेड होते हैं, वो तो पार्टी में इसलिए जाते हैं क्योंकि वो इस भ्रम में होते हैं कि उनकी पार्टी है वो देश का भला करेगी, बाकी अधिकतर कार्यकर्ता कमिट। तो मैंने उन्हें समझाया कि ये पूरी राइट टू रिकॉल है। उस समय समझा कि देखो भाई सिग्नेचर का सिस्टम मत रखो, सिग्नेचर का सिस्टम रखोगे तो नाव डूबेगी, क्या नाव किनारा भी नहीं छोड़ पाएगी। और अपीयरेंस बेस्ड सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ है। आपको एसएमएस फीडबैक आएगा। अपीयरेंस सिस्टम में पहले पटवारी की कचहरी में जाना होगा, बाद में पटवारी की कचहरी में जाने की भी जरूरत नहीं है। आप एसएमएस से अप्रूवल कर सकते हो, एटीएम से अप्रूवल कर सकते हो। तो उनमें से काफी कार्यकर्ताओं ने अडवाणी जी को बताया कि ये अपीयरेंस बेस्ड सिस्टम सेफ है, इसमें कोई खर्चा नहीं आता। खर्चा कितना है मैं खर्चे की बात बाद में करता हूं। तो उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि नहीं, राइट टू रिकॉल प्रोसीजर में बहुत खर्चा आएगा, बहुत इंस्टेबिलिटी आएगी। चीफ इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि इसमें बहुत खर्चा आएगा। वो खर्चे का एस्टिमेट क्यों नहीं दे रहे? भाई आपने पहले आज तक कोई स्टडी की है राइट टू रिकॉल पे? चीफ इलेक्शन कमीशन ने राइट टू रिकॉल पे कोई स्टडी नहीं की। उन्होंने क्या पेपर्स इन्वाइट किए? उन्होंने कोई पेपर्स इन्वाइट नहीं किए। आप कहते हो कि राइट टू रिकॉल से खर्चा आएगा, मुझे बताओ एस्टिमेट दो कितना खर्चा आएगा एक एमपी की कंस्टिट्यूंसी में राइट टू रिकॉल। मेरा एस्टिमेट है 5 लाख से लेकर 50 लाख, मैक्सिमम 50 लाख। उसके बाद री इलेक्शन होगा तो उसका अलग खर्चा, वो तो इलेक्शन कमीशन की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। यदि इलेक्शन कमीशन इनएफिशिएंट है तो खर्चा 5 करोड़ भी आ सकता है, इलेक्शन कमीशन एफिशिएंट है तो खर्चा 50 लाख भी आ सकता है। पर राइट टू रिकॉल की प्रोसीजर में एमपी के बारे में बताऊंगा, उसका खर्चा 50 लाख से ज्यादा नहीं है। तो एक गलत एमपी को निकालने के लिए 50 लाख का खर्चा ज्यादा नहीं है। और उसके बाद ये सिस्टम जब एटीएम और एसएमएस पे आएगा तो राइट टू रिकॉल पीएम की कॉस्ट आती है 5 करोड़ रुपया। पीएम राइट टू रिकॉल पीएम जिसमें 75 करोड़ लोग हिस्सा ले सकते हैं या तो मिनिमम 25 करोड़, उसका खर्च आता है 5 करोड़ से कम। और राइट टू रिकॉल एमपी का खर्चा आता है
2 लाख से लेके 5 लाख रुपया। तो जब कोई भी आदमी आपको राइट टू रिकॉल की प्रोसीजर दे तो ड्राफ्ट मांगो, ड्राफ्ट देखने के बाद पूछो कि भाई सिग्नेचर है या अपीयरेंस। यदि सिग्नेचर है तो उसको समझाओ कि भाई अपीयरेंस होना चाहिए, वो नहीं मानता तो आप मान लो कि ये गलत आदमी है। और अंत में आता है कि उसका प्रोसीजर पॉजिटिव रिकॉल है या नेगेटिव रिकॉल। यदि वो नेगेटिव रिकॉल का हिमायती है तो उसे समझाओ कि भाई ये नेगेटिव रिकॉल नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रिकॉल होना चाहिए। कि आदमी जब साइन करता है कि ये आदमी नहीं चाहिए, साइन तो होना ही नहीं चाहिए, पर जब वो पटवारी की कचहरी में जाके कहता है कि मुझे चालू पीएम या एमपी नहीं चाहिए, तब उसे ये बताने का मौका दो कि वो किसको स्वीकृति दे रहा है। और अंत में यदि वो राइट टू रिकॉल कॉर्पोरेटर और राइट टू रिकॉल सरपंच जैसी फिजूलबंदी की बात करता है तो उससे पूछो कि भाई तेरे में राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज, राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल लोकपाल कहने की हिम्मत है या हिम्मत नहीं है। यदि हिम्मत नहीं है तो तू कम से कम दूसरों का टाइम तो मत बिगाड़, दूसरों को तो ये बात करने दे। तो राइट टू रिकॉल कॉर्पोरेटर मैं कहूंगा होना चाहिए, पर पहले राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज, राइट टू रिकॉल लोकपाल, राइट टू रिकॉल रिजर्व बैंक गवर्नर, ये प्रोसीजर आ जाने के बाद में ये चिल्लर चाहिए तो ले लो, पर पहले ये 1000 के नोट पे फोकस करो, राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज वगैरह। अब कुछ एक बात आती है राइट टू रिकॉल एमपी की प्रोसीजर।